आपको हर कोई बता देगा कि अंबानी कैसे बनना है, बट वो खुद अंबानी नहीं बना। वेरी वेरी जो मतलब रास्ता मैं कह रहा हूँ, जिस रास्ते में मेडिटेशन भी आएगी, पेशेंस भी आएगी, कामनेस भी आएगी, ये वो रास्ता है। आज के टाइम पे यूथ है, वो अपनी लाइफ में स्टक है, उनको पता ही नहीं करना क्या है। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस या सोल्यूशन देना चाहोगे जो आई थिंक स्टक है और कुछ कर ही नहीं पा रहे? पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऐसे कुछ जानने के लिए। आपने हमारे व्यूअर्स को ये सब कुछ फ्री में बता दिया। इवन किसी से गलती से कुछ मर्डर हो गया ना, मर्डर हो गया मैं कह रहा हूँ गलती से, उसको मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी वो गलती थी, उसकी इंटेंशन मारने की नहीं थी। सो मर्डर की भी सजा कम हो जाए। सो आई वेंट टू सेक्टर 26, नाम भी ले रहा हूँ, स्क्रीन पे ले रहा हूँ। उनका एक मेन्यू था जिसके अकॉर्डिंग फ्रेश टाइम सोडाज एंड सब कुछ जो भी मंगाना था मंगा लिया। जैसे ही वहाँ पे करीब 7 या 7:30 बजे उन्होंने वो मेन्यू उठा लिया और एक नया मेन्यू दे दिया जिसके प्राइसेस थे 4 गुना प्राइसेस। अब चैलेंज क्या आता है, मेरे पास मोटिवेशन है, मैंने आज कुछ शुरू कर लिया, बट उसको अगले 30 दिन तक करना, अगले 60 दिन तक करना और अगले 1 साल तक करना, वो डिसिप्लिन मैं कहाँ से लेके आऊँ? परफ्यूम्स में गया, वहाँ तक पहुँच गया जहाँ के 1 तोला 10 ग्राम परफ्यूम 1 लाख का। 1 तोला 1 लाख का। 1 लाख बंदे पैसे देने के लिए रेडी है। पैसा इतना आएगा कि आपसे सुनाना। एक तरफ हम बात करते हैं सक्सेस की और एक तरफ हम फिर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और उसकी। आई थिंक बैलेंस मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत ईजी है। हेलो 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 पॉडकास्ट के असली हीरोज़, आज हम मिलेंगे, हंसेंगे और सीखेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट टाइम पास नहीं लाइफ पास होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमारे एक बहुत ही खास और स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस्टर एकांत अग्रवाल, जो कि एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लाइफ कोच भी हैं। एंड उनके साथ ही वो एक स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं। आप उनकी बातों और एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा कि एक सक्सेसफुल लाइफ आप कैसे जी सकते हैं। एंड मिस्टर एकांत के बारे में मैं एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, जो एक अपने एक माइलस्टोन पे हैं, 100 अवार्ड्स माइलस्टोन, एंड उसमें वो 73 पे पहुँच चुके हैं और सिर्फ 27 दूर हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू, ग्रेट प्रिविलेज थैंक यू दैट आई एम सर। हियर विद यू। थैंक यू, सेम हियर सर। तो मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यूथ की? यूथ के अंदर आज की डेट में 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो बेसिकली सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज़ ओवर थिंकिंग। दे थिंक अ लॉट एंड एक्ट वेरी लेस फॉर दैट। और उसमें 3 चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं, जो मतलब लाइक वाइल मेंटरिंग या बात करते हुए किसी से या समझ आई। 1, दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ बिग डेटा। दैट मीन्स जब हम मोबाइल उठाते हैं, देखते हैं कोई ना कोई रील, कोई ना कोई मैसेज उसमें हमें मिल जाता है कि आप ये करो, ये ना करो। बंदे की अपनी क्रिएटिव थॉट्स ख़त्म हो जाती हैं। एक अब हमारा ना जहन होता है जो हमें बोलता है कि ये करना है, ये नहीं करना, वो उस टाइम मर जाता है और आप किसी और की थॉट पढ़ लेते हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम। यू आर नॉट क्रिएटिव योर सेल्फ, यू आर नॉट ओरिजिनल यू। वो छोड़ दो। एक्स्ट्रा डेटा हमने नहीं लेना। जितना कम हम एक्स्ट्रा डेटा लेंगे, जितनी अंदर की सुनेंगे, लाइक वी कॉल एज आर आत्मा या हमारा जहन, जितना वो उसकी आवाज़ सुनेंगे, उतना हम प्योरिटी से और बिना किसी टेंशन स्ट्रेस से बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो जैसे आपने बोला कि अपने अंदर की बात सुनो या प्योर आत्मा, तो आपको क्या लगता है कि हम उस चीज़ को कैसे ढूंढ पाएंगे? जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, फिर वो इंस्पायर होते हैं इंस्टाग्राम के रील्स देख के। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ अपनी गाड़ियाँ डाल दी या कुछ पैसे दिखा दिए, इन्फ्लुएंस हो गए, तो कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं? देखो, जो मतलब रास्ता मैं कह रहा हूँ, जिस रास्ते में मेडिटेशन भी आएगी, डिसिप्लिन भी आएगा, पेशेंस भी आएगी, कामनेस भी आएगी, ये वो रास्ता है। ठीक इस है। रास्ते के अंदर अपने आप अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अब आपको सिंपल बताऊंगा, हमें खाना कोई नहीं सिखाता। हाँ जी। एक बच्चा पैदा हुआ, उसको शुरू से पता है उसको भूख लगती है, वो रोता है। उसको सोना कोई नहीं सिखाएगा, वो अपने आप सोएगा। बहुत अच्छा। इसी तरह हमारे डीएनए में हर चीज़ है, ऑलरेडी है। हर चीज़ की आवाज़ आती है। हमें एकदम ऐसा लगेगा कि यार कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी आपको कह रही है विटामिन सी कम है। आपको दिल करेगा मीठा खा लूँ, मतलब आपकी शुगर लो हो रही है। इसी तरह हर चीज़ की आवाज़ आती है, हर चीज़ की। बस ध्यान से शांति में एकांत में बैठ के सुनने की देरी है। ओके। आपको सुनेगी, ठीक क्योंकि है। अगर आपने इस धरती पे जन्म लिया है
आप एक आत्मा बन के आए हो एक परमात्मा से बिछड़ के, तो आपके अंदर भी वही परमात्मा बस रहा है और वो बोलता है। सुनने के लिए थोड़ा सा दुनिया के शोरगुल से अलग होना पड़ेगा, आवाज़ सुननी पड़ेगी, और हर चीज़ का आंसर आपके पास है। ओके, हर चीज़। तो आप ऐसे कह रहे हो कि हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा उन सभी एक्सटर्नल नॉइसेस से, ताकि हम एक्चुअल में समझ पाएँ और सुन पाएँ कि एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। ट्रू। और इसमें जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, उसमें 90% पीयर ग्रुप में वो लोग होंगे जो आपको वो आवाज़ नहीं सुनने देंगे और अपने व्यूज़ रखेंगे। आपको एक क्लासिक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली फैमिली में किसी का एक का बच्चा बीमार हुआ। ओके, काफ़ी बीमार हुआ, उसको कुछ किडनी रिलेशन में प्रॉब्लम हुई। बाकी सारी फैमिली ये समझने लगी इसका बच्चा बीमार है तो ये शायद बेवकूफ़ है, ये शायद ना समझ है, इसको ये दे, इसको ये दवाई दे, इसको इस डॉक्टर के पास लेके जा, इसको उस डॉक्टर के पास लेके जा, जिससे भी बात हो बच्चा ठीक है नहीं ठीक, अच्छा ये डॉक्टर है। सो सडनली दैट वेरी गुड पर्सन बिकम्स अ डम्बो जिसको कुछ भी नहीं पता, और लोग सोच रहे हैं हम ही बताएंगे। और ये दिस इज़ द 90% पीयर प्रेशर विच ऑलवेज हैपन्स विद एवरीबडी। किसी के पास पैसे कम होंगे, सारे उसको समझौतियाँ देंगे कि पैसा क्यों तेरे पास कम है, कैसे कमाना है। कोई थोड़ा सा कम सक्सेसफुल है, उसको बोलेंगे कि सक्सेसफुल कैसे होना है, राइट, विच इज़ एक्चुअली दैट 90% पीयर प्रेशर, जिसके कारण वो बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, पैसे नहीं कमा पा रहा, और वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा। ओके। उनकी नहीं सुननी। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें लगता है कि हम जितनी एडवाइसेस और जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम उतना ही ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उल्टा हमारे लिए गड़बड़ हो रही है। बट इसी के रिलेटेड मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे कि हम कैसे पता कर पाएँ कि एक्चुअल में सही हमें गाइड या मेंटरशिप कौन दे रहा है। लाइक ऑब्वियसली एक पॉइंट पे तो हमें एडवाइस सही होती है किसी की, बिकॉज बिना एडवाइस के, जैसे मान लो सपोज मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ है, मैं सपोज आपके पास आया, किसी ना किसी के पास जाऊंगा, तो एक तो किसी को कोई ना कोई एक हैंड होल्डिंग या मेंटरशिप चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बंदा हमें सही गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, बिकॉज बिना किसी उसके पता चले या फिर बिना किसी गाइडेंस के इट्स रियली डिफ़िकल्ट। एंड एट द सेम टाइम हमने अभी आपने बोला कि पीयर प्रेशर हमें एक्चुअल में हमारे माइंड को एक ऐसा शिफ्ट देता है कि हम डिसीजन मेकिंग हमारी ख़राब हो जाती है। दिस इज़ एक्चुअली द माइंड शिफ्ट नीडेड इन पीपल। ओके, कि हमने उस पीयर प्रेशर में नहीं आना, और जो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये सही है ये गलत है, वो करना है। बहुत बढ़िया। अब देखो सिंपल, मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। जैसे जो आपने क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन पूछा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं। हाँ जी। तो सही डोमेन का, उसी डोमेन का आप मास्टर मेंटर ढूंढो। ओके, नॉट एवरीबडी नोज एवरीथिंग। सही बात है। अब जैसे हम लीगल पे हैं हाँ या जी। स्पिरिचुअलिटी पे हैं, ओके, आई कैन गाइड यू ऑन दैट। अगर आप मेरे से अब पूछें कि कोडिंग कैसे करनी है, आई मे नॉट बी एबल टू आंसर, राइट। उसके लिए हमें कोडिंग का बादशाह ढूंढना होगा। सेम मेडिकल प्रोफेशन में भी अगर हम डिटेल में जाएंगे, आपको प्रॉब्लम आप कह लीजिए गैस्ट्रोनेसिस की है, लेकिन आप जा रहे हैं डेंटल के पास, नहीं, उसने वो चैप्टर ज़रूर पढ़ा अपने 5 साल की पढ़ाई में, लेकिन उसका एक्सपर्ट कोई और है। वी हैव टू फाइंड द एक्सपर्ट फॉर द राइट एडवाइस। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोल दी कि मीन्स अगर कोई इस बात को समझ गया, उसकी लाइक 50% ऑफ प्रॉब्लम्स वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि लाइक ओपिनियंस की कमी नहीं है। ट्रू। हम कहीं भी जाएंगे तो फ्री में ओपिनियंस मिलती है और हर कोई ओपिनियन दे रहा है। चाहे उसने लाइक आपको हर कोई बता देगा कि अंबानी कैसे बनना है, ट्रू ट्रू, बट वो खुद हमारी नहीं बना। वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, तो इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा, लाइक आपने तो बहुत सारे लाइक ऐसी जर्नी से गुजरे हो जहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या बहुत सारी लाइफ एडवाइसेस मिली होंगी। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा माइंडसेट शिफ्ट हुआ या फिर ऐसा सेल्फ डाउट आया या ऐसा फियर आया जिसको आपने ओवरकम किया, फिर उसके बाद आप उस चीज़ों को ग्रो अपनी लाइफ में ग्रो किए? ट्रू। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। आई विल से बेसिकली आप कह लीजिए जब बिजनेस स्टार्ट किया था, सो मेरे दिमाग में एक डाउट आया था कि यार लीड जनरेशन कैसे होगी। ओके, ठीक है, यही बिजनेस डाउट आई थिंक 100% ऑफ जो लिसनर्स हैं हमारे उनके दिमाग में आएगा, कोई भी जो नया बिजनेस शुरू करेगा। हाँ जी। तो कि बिजनेस में सबसे मेन है क्लाइंट या कस्टमर, वो कैसे आएगा,
who knows you are sitting at home and providing these services? Yes. है ना? Nobody knows it. So for that the answer is network. Okay. मुझे भी एक किसी बहुत सुलझे हुए इंसान ने बताया कि एकांत, go to meetings, go to events, go to meet people. And my answer, talking about now 17 years back, to that person was कि सर मैं ऐसे कैसे किसी के पास चले जाऊंगा, कैसे बुला लूँगा? तो उन्होंने रिप्लाई में कहा कि एकांत, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, ये तेरे सिर्फ दिमाग का डर है. तू जाके एक बारी बोल, आई एम एकांत अग्रवाल, आई प्रोवाइड दी सर्विसेज, इट इज़ गुड टू मीट, हाथ मिला. वो बंदा तेरे साथ हाथ मिलाएगा और अपनी सर्विसेज बताएगा. अगर आदमी काम का है, घर जाके एक ईमेल लिखो या एक मैसेज लिखो, उसको भेजो कि इट वॉज गुड टू मीट यू, क्या हम कॉफ़ी पे या चाय पे दोबारा मिल सकते हैं? वाओ. दोबारा मिलोगे, वाइब्रेशंस बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 10, 50% वाइब्रेशंस बैठेंगी. उनके साथ आप काम करो, धीरे धीरे नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको ना कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, ना कोई लीड्स ढूंढनी है, लोग आपको अपने आप ढूंढेंगे. दिस इज़ हाउ यू. ये तो आई थिंक आपने एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस दे दी. एंड आई थिंक पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऐसे कुछ जानने के लिए, एंड आपने हमारे व्यूअर्स को ये सब कुछ फ्री में ही बता दिया. सो थैंक यू सो मच फॉर डैट. मैं अपने जो गुरुजी जिन्होंने ये मुझे गुरु मंत्र दिया था, उनका थैंक यू करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे ऐसे ही गाइड किया था और फ्री में ही दिया था. तो मुझे भी ये देना है. मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट. बिजनेस में भी याद रखना, रिलेशन सबसे ऊपर. अच्छा रिलेशन होगा, नो बडी इज़ देयर जो कहे कि मैं पैसे नहीं दूंगा. बंदे पैसे देने के लिए रेडी हैं. एक आपका एटीट्यूड सही हो, रिलेशन सही हो, आप कस्टमर को किंग सोचें, पैसा इतना आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाए. नहीं, एक्चुअल में बहुत सही बात बोली. बिकॉज जो हम रिलेशन बनाते हैं ना, और उसके बाद हमें जो बिज़नेस मिलता है, तो बोलते हैं कि माउथ टू माउथ मार्केटिंग इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ अ मार्केटिंग. तो अगर हमें इफ़ वी स्टार्ट जनरेटिंग बिजनेस, उस तरीके से अगर हम बिज़नेस जनरेट करना शुरू कर दें, तो उसका तो मीन्स आई थिंक कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं. ठीक है. तो जैसे कि आपने एक वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया कि हाँ, बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है. नेटवर्क. बट अगर हम उससे एक स्टेप पीछे जाएं, आज के टाइम पे यूथ है बहुत, जैसे कि कोई भी है, वो अपनी लाइफ में स्टक है, उनको पता ही नहीं करना क्या है. तो उनके लिए आप क्या एडवाइस या सोल्यूशन देना चाहोगे, जो आई थिंक स्टक है और कुछ कर ही नहीं पा रहे? ओके, इस क्वेश्चन में ना दो क्वेश्चन एक्चुअली. फर्स्ट क्वेश्चन इज समबडी हु इज एक्चुअली awakened in a sense that he wants to do something, and there is somebody who doesn't want to do itself. दो तरह के यूथ हैं. ओके. हुआ क्या, जब पिछली मैं आपको बोलूँगा 2 जनरेशन्स में, जैसे आप कह लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ समबडी जिसके ग्रैंडफादर ने बहुत काम किया, फादर ने बहुत काम किया, एंड दे हैड सो मेनी रिसोर्सेज, एंड इन दोज पेरेंट्स, उनके दिमाग में था कि जो स्ट्रगल हमने करी है हम अपने बच्चे को नहीं करने देंगे. उससे वो बच्चा क्या हुआ, वो 3rd जनरेशन वो ख़त्म हो गई, उसको काम करने की आदत ही नहीं खत्म. सही में. तो उसको स्ट्रगल क्या है, क्यों करनी है, पता ही नहीं है. या उसको पता है कि मुझे ब्रेड एंड बटर तो मिलना ही मिलना है, मुझे घर में सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हाँ जी, तो मैं क्यों करूं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम. तो अब वापस दोनों पे आता हूँ. ओके. एक यूथ है जो करना चाहता है, एक जिसको सब कुछ मिल गया इसलिए वो करना ही नहीं चाहता. ओके. राइट. सो पहले यूथ पे आएंगे हम, जो करना चाहता है. उसके लिए एक टिप है विच आई ऑल्सो फॉलो इन माई लाइफ एवरी डे. ओके. जैसे हम उठेंगे, सो रहे हैं, हम उठे, अभी हम उठे हैं, ओके. अभी हम जागे नहीं हैं. ओके. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. हम उठे हैं, हम जागे नहीं हैं. ओके. पहले हमने उठना है, फिर हमने अपने कुछ जगाना है कि मैं क्यों उठाऊँ, भगवान ने मुझे एक और दिन क्यों दिया है, कोई तो रीज़न होगा. सही में. फिर अपना गोल फिक्स करेंगे. ओके. कि ये मेरा गोल है इसलिए मैं जागा हूँ. और जब आप जागरूक हो गए, गोल मिल गया, देन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. फिर नहीं रुकना. बहुत बार होता कहते बंदा यार फेलियर आ गया, एक अटेम्प्ट में चीज़ नहीं बनी, दूसरी में नहीं बनी. यू ट्राई फॉर 100 टाइम्स, यू ट्राई फॉर 1000 टाइम्स, बट स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. मींस नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए. यस. और ये स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक यूथ के आइकन रहे हैं और यूथ की एज में चले गए थे, उनका गोल है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. वाओ, बहुत 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 अच्छी बात बोली. एंड आई थिंक इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा. आई थिंक कंफर्ट
हमें कंफर्ट जोन में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी हमेशा करेज जोन में रहना चाहिए। जैसे कि एक बटरफ्लाई है, जब तक वो अपने शेल से बाहर नहीं आएगी तब तक उसके विंग स्ट्रांग नहीं होंगे। सेम हमारा वैसा माइंडसेट बन जाता है। तो माइंडसेट एक अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। आपने बटरफ्लाई की बात करी, मैं बटरफ्लाई का आपको एग्जांपल देता हूँ। उनका डीएनए कितना स्ट्रांग है, जो मैं बात कर रहा था कि अंदर से आवाज़ आती है। बटरफ्लाई इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल। बटरफ्लाइज ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन टू अदर लोकेशन। ओके। और उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। तो एक बटरफ्लाई दूसरे बटरफ्लाई के डीएनए में डाल देती है कि हमने वहाँ जाना है। आधा रास्ता उसने तय किया, आधा दूसरा करेगी, आधा तीसरा, हो सकता है 7वीं जनरेशन पहुँचे उस लोकेशन पे, पर उसको डीएनए से पता चलता है कि मुझे वहाँ जाना है। दैट इज़ द पावर ऑफ जहन, द आत्मा, कि ये गोल हमने अचीव करना है चाहे 7 जनरेशन लग जाए। मीन्स कि हमारी लाइफ में हमें ये नहीं सोचना कि क्या आगे आने वाला है, हमें बस जो आपने बात बोली, नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके अपना एक गोल डिसाइड करना है और उसके प्रोसेसेस को फॉलो करना है। हमें अपने आप को कोई टाइम लिमिट नहीं देनी चाहिए कि लाइक एक अटैम्प्ट किया, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो गो टू नेक्स्ट वन। इस पर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ चीज़। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटेड विद टाइम। उसने कहा कि टाइम इज़ अ शैम एंड आई ऑल्सो बिलीव इन इट। वो बंदे ने अपने आप को केव में बंद कर लिया, बिल्कुल बंद, कि दुनिया से दूर, मुझे पता ही ना चले कौन सा दिन है, 24 घंटे कब ख़त्म हो रहे हैं। ओके। एंड आफ्टर यू कैन से 200 डेज और 150 डेज जो डेटा है उसका, उसको पता चला कि वो 36 घंटे जाग के काम कर रहा था केव के अंदर और सिर्फ 12 घंटे सो रहा था। ओके। विल यू इमेजिन? एंड दिस इज द रियल टाइम एक्सपीरियंस डन बाय अ साइंटिस्ट। ओके। टाइम इज अ शैम क्रिएटेड बाय अस, ताकि दुनिया एक चलती रहे, संसारिक जीवन चलता रहे। अदरवाइज आपको कोई भी मना नहीं कर रहा कि क्या चीज़ कितनी देर में अचीव करनी है। इट इज़ ऑन यू, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। आप अपना टाइम लो, अपना काम करो। मतलब कि हम अपने मेंटल बैरियर्स खुद ही बनाते हैं। खुद बनाते हैं कि जैसे कि मैंने सोच लिया कि मैं लाइक 10 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, तो मैं नहीं उठा पाऊँगा, बिकॉज मैंने अपने दिमाग को वो चीज़ बता दी है। तो हम अपने मेंटल बैरियर्स बनाते जा रहे हैं। जिस दिन हाँ, अगर हमें कोई बच्चा है उसको कुछ बताता ही नहीं, आई थिंक उसके कोई मेंटल बैरियर्स ही नहीं है, वो सब कुछ करने को तैयार होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, फिर वो माइंडसेट, वो शिफ्ट टाइम, जैसे आपने बोला कि वो अपने आप को वैसे बैरियर बनाता जा रहा है, उसे लिमिट करता जा रहा है। तो हम अपने आप को लिमिट करते जा रहे हैं। ट्रू, ठीक। तो आपने मेरे को बोला कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं है क्या करना है। राइट। एक है कि जो कुछ कर ही नहीं पा रहे, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आते थे, उनको इतना कंफर्ट मिल गया कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ट्रू। जो फर्स्ट टाइप की ऑडियंस है, जो कुछ करना चाहते हैं और जो एम्बिशियस हैं बट उनको अपना गोल ही नहीं पता, तो वो अपना कोई सोल्यूशन या कोई ऐसा तरीका जिनसे उन्हें अपना गोल कुछ पता कर पाए। देखो, जो कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, उनको ये देखना है कि उनका पैशन क्या है। ओके। फर्स्ट थिंग इज नोट डाउन देयर पैशन, व्हाट्स एवर इट बी। ओके। जिस चीज़ में वो बेस्ट हो। जैसे अगर उनको घूमना अच्छा लगता है, आप कह लीजिए आजकल के यूथ को नई नई लोकेशंस देखनी अच्छी लगती हैं, दे कैन बिकम इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम। जगहों पे जाओ, साथ साथ प्रोफेशन चलता रहेगा। डू इट इन अ वे कि बाकी नहीं कर पा रहे, एक यूएसपी रखो उसमें ज़रूर। सो एनीथिंग विच इज़ योर पैशन, उसको फॉलो करना है, उसको करना है। ओके। कुछ भी हो, आपका खाना पैशन है, आप एक फूडी बन सकते हो, फूड टेस्टर बन सकते हो। बहुत सही बात है। ठीक है। अगर आपको घूमना है, आप घूम सकते हो। ओके। आपको लोगों की सेवा में लगना है, आप डॉक्टर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, सीए बन सकते हो। दैट इज़ अ प्रोफेशन टू सर्व द कम्युनिटी। ओके। उसी तरह अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो 100 बंदों को खाना खिलाना है, उनके घर परिवार चलाने हैं, आप बिजनेसमैन बनो, एम्प्लॉयज़ रखो 100, उनका घर चलाओ। सेवा भाव हो, बस हर चीज़ में सेवा। ठीक है। जहाँ पे भाव, इवन जैसे आई एम अ लॉयर, राइट, तो हमारा लॉ पूरा बेस्ड इंटेंशन पे है। अगर हम कोई भी कहेंगे कि यार इवन किसी से गलती से कुछ मर्डर हो गया ना, मर्डर हो गया, मैं कह रहा हूँ गलती से मर्डर हो गया, उसको मर्डर की सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी वो गलती थी, उसकी इंटेंशन मारने की नहीं थी। अच्छा, उसे मर्डर की भी सज़ा आप कम हो जाएगी। मीन्स एज अ लॉयर आप इतना उसके प्रति आप इतना सेवा भाव से जा रहे हो कि आप उसे एज ए मर्डरर नहीं देख रहे। ठीक है। देखो, उसको हम लॉ की टर्म में बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर
और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। ओके। लॉ की प्रोविजन है ये। इसी तरह हर एक कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी, उसमें भाव मैटर करेगा। ओके। इवन मतलब लॉ से निकल के अब मैं घर पे जाता हूँ इजी समझाने के लिए। एक मदर है अपने बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं कि वो ये खा के तगड़ा होएगा, अच्छा जीवन होएगा, अच्छी बॉडी बिल्ड होगी, उसको खाना लगेगा, वो अच्छे भाव से बना हुआ खाना। अगर एक कोई भी खाना बना रहे हैं, जैसे घर पे आप कह लीजिए मेड रखी हुई है, उसकी एक ड्यूटी है, उसकी जॉब है, उसको पैसे मिलने बनाने के, वो फटाफट बनाया, उसके दिमाग में तो अपना बच्चा घूम रहा है, हाँ, बना के वो भाग गई, सही में। वो खाना आप खाएंगे उतना फोर्टिफाई नहीं करेगा। एंड विद चैलेंज ऑन स्क्रीन आई एम सेइंग दिस। नहीं, ये आप बहुत सही बोल रहे हो। लाइक मैंने भी सुना है कि लाइक जब भी खाना बनाते हो पॉजिटिव मूड के साथ बनाना चाहिए, उसमें एनर्जीज आपके ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आप पानी भी पीते हो, पानी को भी ऐसे हंस के पीना चाहिए, उससे भी एनर्जी क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। ठीक है। ग्रैटिट्यूड, हर टाइम ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। मतलब अभी भी मैं कहूँगा अंदर से ग्रैटिट्यूड चल रहा है, भगवान आपने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है तो उसका थैंक यू है। ओके, तो पर्सपेक्टिव को आप एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो सबसे पहले तो हमें लाइफ से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। लाइफ से नहीं, मतलब कि उन सभी एक्सटर्नल नॉइसेस से, ताकि हमें पता चल पाए हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। ट्रू। उसके बाद हमें एक भाव आना चाहिए, उसके उस पर्टिकुलर हमारी हॉबी या टास्क है, कुछ भी करना चाहते हैं, दिल से करना है। हाँ, तभी हम थोड़ा अपना गोल या पैशन ढूंढ पाएंगे अच्छे से। आई थिंक बहुत सारे यूथ को ये एक्चुअल में बात पता ही नहीं होगी, एंड जब तक उनको ये मैसेज पहुंचेगा तो बहुत उनको ये हेल्पफुल होने वाला है। अब जो दूसरे तरह के लोग हैं, हाँ जी, जो बहुत कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्या आपके पास क्या होना चाहिए, कैसे क्या तरीका है? देखो कंफर्ट जोन जो होता है वो बेसिकली ये है कि आप किसी और के रिसोर्सेज पे हो, तो आपको एक थॉट दिमाग में लेके आनी है, वो थॉट आपकी लाइफ चेंज कर देगा, दैट एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। ओके। Even if we are sitting here today, somebody is paying the electricity bill. Correct. Somebody purchased this mic. Somebody came on a vehicle for which there was a cost. Correct. There is cost to everything. Even the breathe which we are taking has a cost. वो जिस दिन बात समझ आ गई कि हर चीज़ की एक कॉस्ट है, हमें नहीं पता चल रही बियर कोई और कर रहा है, वो कॉस्ट हमने बियर करनी है। जिस दिन ये थॉट चेंज हो गई हमारी कि यार हर चीज़ की कॉस्ट है और वो हमें बेयर करनी है हमारी, लाइफ चेंज हो जाएगी। मीन्स कंफर्ट जोन से हम बाहर आ जाएंगे। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। यस। आप जिस बेड पे सो रहे हो वो किसी ने खरीदा था, आपने नहीं खरीदा। जिस फ़ोन को आप पकड़ के स्क्रोलिंग कर रहे हो, उसके पीछे जो इंटरनेट चल रहा है और वो फ़ोन खुद है, उस सारे का एक कॉस्ट था जो किसी और ने बियर किया आपके लिए। और वो अगर आप ऐसे नहीं भरोगे, आप मेडिकल बिल्स में भरोगे वो कॉस्ट, आप लाइफ को गवा के करोगे। तो स्पिरिचुअलिटी में बोलें तो हम कर्मास पे कर रहे हैं। अगर हम किसी और दिस इज एक्चुअली द साइंटिफिक वे ऑफ सेइंग कि कर्मा हम कैसे पे करते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग। इवन एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, मुझे किसी मतलब संत महात्मा की बात याद आती है। वो कहते हैं कि आपका एक खेत है, साथ में दूसरे का खेत है, हवा चली, कनक का दाना उड़ के इस खेत में आ गया। अच्छा। वो उग गया, पौधा बन गया, उसका आटा आपने खा लिया। हाँ, वो कॉस्ट लेकिन उसकी उसने बियर की थी, आपने नहीं की। सही में। राइट, वो भी आपको भरनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बात है ये। तो जब आप समझ आ गया कि कॉस्ट कोई ना कोई बेयर कर रहा है, लेकिन हमें अब हमारी कॉस्ट खुद बेयर करनी है। यहाँ पे हम धरती पे आए हैं, सारी कॉस्ट हम उठाएंगे, तो आप कंफर्ट से बाहर आके खुद अपने लिए सब कुछ करोगे। मीन्स हमें अपनी लाइफ का खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमें उठाना है। नो डाउट हमारे पास अच्छे रिसोर्सफुल है, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन सब चीज़ों का, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें वी आर पेइंग अ कॉस्ट फॉर ऑल दोज थिंग्स। अगर हम आज नहीं पे कर रहे, कल को करेंगे, कल को करना पड़ेगा। बहुत आपने बताया कि थॉट ही चेंज कर दिया। अगर मैं भी कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसमें मेरे को लग रहा है कि आई एम जस्ट टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ समथिंग, मैं भी आज के बाद उस हर चीज़ को ध्यान दूंगा। आई एम जस्ट पेइंग माई कर्मास इन अ राइट वे। यस, and you have to be responsible for your own cost. Okay, so thank you so much for all these valuable advices. अब जैसे कि जो उनसे हमें कोई गोल मिल गया, अब चैलेंज क्या आता है, मेरे पास मोटिवेशन है, मैंने आज कुछ शुरू कर लिया, बट उसको अगले 30 दिन तक करना, अगले 60 दिन तक करना और अगले 1 साल तक करना, वो डिसिप्लिन मैं कहाँ से लेके आऊँ, वो मोटिवेशन मैं कैसे मेंटेन करूँ? बिकॉज मैंने सुना है कि मोटिवेशन इज़ अ मिथ।
मोटिवेशन टेम्परेरी है, बट डिसिप्लिन होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हम डिसिप्लिन ही लूज़ कर देंगे तो हम सेल्फ वर्थ लूज़ करना शुरू करते हैं। और कई बार होता है कि हम अपने आप को ना ज़्यादा एस्टिमेट कर लेते हैं। कई बार हम अपने आप को सुपर ह्यूमन समझते हैं और हम समझते हैं हम 10 चीज़ें एक साथ कर लेंगे, राइट। जो कि हम नहीं कर पाते। फिर हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर हम अपनी सेल्फ वर्थ गिराते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरवेलम कर लिया और फिर कुछ भी नहीं हो पाया। तो कैसा ऐसा क्या शिफ्ट माइंडसेट होना चाहिए कि हम डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाएँ, अपने गोल्स पे फोकस भी रह पाएँ? बिकॉज गोल तो मिल गया, सब कुछ मिल गया, बट उस गोल पे काम भी तो करना है ना। एक ना हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का एक टेस्ट है, वो जिसको मिल गया, पता चल गया कि ये स्वाद है, वो सबसे स्वाद चीज़ है। छोटे छोटे सक्सेस पे आपको वो टेस्ट आना शुरू होगा। ओके। उसके बाद आप जो भी करेंगे, कोई भी गोल आपने फिक्स किया है, जब आपको पता है कि जब वो पूरा होगा, जब वो स्वाद आएगा सक्सेस वाला, तो लेट इट बी 100 अटैम्प्ट्स, 1000 अटैम्प्ट्स, 2000 अटैम्प्ट्स, आप वहाँ तक पहुँचोगे। और उसका एक कोर है जहाँ से आपने काम शुरू करना है। कोर है विल। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है आपने। आई एम फॉर्चुनेट, आई विल से थैंक यू टू माई फ्रेंड ऑफ 6th क्लास। 6th क्लास में मेरा एक फ्रेंड है, अमित जैन उसका नाम है। ओके। स्क्रीन पे बोल रहा हूँ। सो अमित जैन एक बुक खरीद के लेके आए, एक बस स्टैंड से पुस्तक महल की बुक थी, उसका नाम था प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म। ओके। तो हम दोनों को शौक था बुक्स पढ़ने का। अमित जैन से, अपने दोस्त से मैंने बुक ली। मैं कहा यार मुझे दे, मैं भी पढ़ूंगा। उसमें सबसे बड़ी बात थी विल पावर की, कि आप किसी को भी हिप्नोटाइज किससे करते हो? अपनी विल पावर से। बहुत सही। या कुछ भी करना, कोई भी गोल अचीव करना, अगर आपकी विल स्ट्रांग है ना, आप कर लोगे। वहाँ से आप सोचो, मतलब अगेन थैंक यू टू गॉड कि मुझे 6th क्लास में ही वो चीज़, एक गुण मिल गया। उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें बताई थी कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, आप सोचो कि मैं 10 कदम में पहुँचना ही पहुँचना है। वी स्टार्टेड दैट। अमित जैन एंड मी डिड इट फॉर ऑलमोस्ट 4 years। कि 4 पानी years। पीना है, एक सिप में पीना है। ओके। चलना है 10 कदम, तो 10 में पहुंचना है। हर चीज़ में मतलब एक विल डाल दी कि यार ये मेरी विल है, मैं करूँगा। ओके। 4 सालों में विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई थी, जिस चीज़ में हाथ डाला कि ये करना तो हो गया, करना तो हो गया। ओके। और यही मैं सबके लिए मैसेज दूंगा, पहले विल को स्ट्रांग कर लो, इतना स्ट्रांग कर लो कि जो गोल सेट कर दिया वो हो गया, बस। वाओ। दिस इज माई लाइफ लेसन, और भगवान ने मुझे अपने आप दिया। जैसे अभी आपने विल पावर की बात की एंड आपने बोला कि एक सिप में पानी पीना है या फिर 10 कदमों में हमने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है, तो एक तो आपने 4 साल तक इसे किया, मीन्स डैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग। बिकॉज अगर मैं कुछ चीज़ करता हूँ, मैं 5 दिन कर लेता हूँ, 10 दिन कर लेता हूँ, उसे 4 साल तक हैबिट बनाना इज़ लाइक अ चैलेंज टू मी। तो ऑब्वियसली मैं इसको अपनी लाइफ में अपनाना चाहूँगा। तो एक सिप में पानी पीने से विल पावर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मतलब कि एक बार आप थोड़ा ऑडियंस को बताना चाहोगे? श्योर। सो ऑडियंस को मैं बताऊंगा, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि कोई भी चीज़ करनी है, उसका हमने एक चीज़ फिक्स कर दी कि इतने में मैं करूँगा, अपने आप को चैलेंज कर दिया। सो वाटर इज एग्जाम्पल, चलना एक एग्जाम्पल है। ओके। या आप कोई टास्क ले लीजिए कि आपने सोचा कि हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ये बुक पढ़नी है। ओके। अब आपने अपनी विल स्ट्रांग कर ली, बुक है 1000 पेजेस की, 100 पेज डेली पढ़ रहे हो आप, तभी Okay. 10 दिन बनते हैं। ठीक है। लेकिन विल इतनी स्ट्रांग है कि मुझे हफ्ते में ख़त्म करनी है। आप हो सकते हो एक ही सिटिंग में 300 पढ़ दो, उसके बाद 500 पढ़ दो, और वो 2 दिन में आपका बुक खत्म। दैट इज़ विल। वो विल पावर हमें बहुत स्ट्रांग करनी है। और जो सेकंड चीज़ आपने पूछी कि इसको कैसे हम लेके चलें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, कि वो हम करते रहें, बीच में बोर ना हो। उसके लिए आप कहो कि जब 10, मतलब आप कह लीजिए 6 में से 10 हो गए, 4 साल प्रैक्टिस कर लिया, विल पावर बढ़ गई, वो एक हैबिट बन गई थी। पहले जुडिशियसली किया, फिर वो हैबिट बन गई हर चीज़ में कि यार ये तो पाना ही है। ठीक है, जिसको पंजाबी में मैं कहूँगा, कईयों को पता भी नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं, वो कहते गरारी गरारी फंस गई मेरी, सही में कि आज तक काम करना ही है। तो वो काम वो करके छोड़ेगा, चाहे वो सही है या नहीं है। दैट इज विल पावर। समझ गया। मतलब कि एक काइंड ऑफ अ मैडनेस कि हमने वो चीज़ करनी है, बस करके ही रहना है। हाँ। और वो मैडनेस हमें उस एक्शन में ले आएगी और हमारे टास्क होते जाएंगे। और इसको स्पिरिचुअली मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी। स्पेलिंग वर्ड कहाँ से आया? स्पेल से। हम कहते हैं उसने स्पेल कास्ट कर दिया मेरे पे। ओके। राइट।
समझे आप कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ? ध्यान से समझना। मैंने कह दिया कि आज मिलीनियर हो जाएगा बंदा, मैंने स्पेल कास्ट किया, मैंने एक स्पेलिंग्स निकाले, एक वर्ड निकाल दिया आपके लिए, और अगर मेरी विल पावर इतनी तेज होगी वो होएगा ही होएगा, वो मैनिफेस्ट होगा और वो हैपनिंग होएगी, जिसको हम वचन बोल देते हैं। कि साधु का वचन खाली नहीं जाता। ओके। क्यों नहीं जाता? उसने हट किया है, उसने विल इतनी स्ट्रांग कर दी हट के साथ कि अब वो जो बोलेगा वो होएगा। और अगर आप खुद की विल इतनी स्ट्रांग कर लो, ओके, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वाओ, दैट इज विल। तो ये तो गूज बम्प मोमेंट हो गया। सीरियसली आई फील लाइक आई हैव अ गूज बम्प ओवर हियर। तो काइंड ऑफ अ मोटिव चार्ज हो गई हमारी एनर्जी यहाँ पे। तो मैं बहुत एग्री करता हूँ इस बात से। लाइक इवन कि मैंने भी सुना था कि बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि हमारे लाइक जब हमारे लाइक भगवान वगैरह के टाइम में हमारे कोई बहुत ही नॉन पर्सनैलिटी थे, एक बार क्या बोलते हैं कि उन्होंने किसी मंदिर के अंदर जाना था और वो कुछ ऐसे कास्ट से थे उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, तो मंदिर के बैक साइड बैठ के पूजा करते थे। उन्होंने अपनी व्हील पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि भगवान मेरे पास आएंगे, और सुना था कि मंदिर पूरा घूम गया था और एक्चुअल में उनकी दरवाज़ा उनकी तरफ हो गया था। तो लाइक आई थिंक ये एक बात तो है। तो अगर हम अपने आप को इतने सारी चीज़ों में ना उलझाएं और एक ही चीज़ पकड़ लें और उसके एपिटॉम में चले जाएं, देन लाइक आई थिंक ये चीज़ पक्का काम करेगी। एंड मेरे केस में ये चीज़ इसलिए नहीं काम करती बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों को पकड़ते हैं। ट्रू। तो ये भी आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ऑडियंस के पास जाना चाहिए आपके थ्रू, कि सब चीज़ें सही हैं बट हमारी लाइफ में गोल या फोकस एक दो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी एनर्जीज डाइवर्ट हो जाएंगी, तो तभी हम उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाते। सी मतलब ऑडियंस के लिए मैं बोलूँगा कि जो हमारी एनर्जी है हम बेसिकली उसी का ट्रेड कर रहे हैं हर जगह। हाँ जी। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं ना, हम बेसिकली एनर्जी दे रहे हैं अपनी। किसी से अगर ले रहे हैं उस एनर्जी का बदला ले रहे हैं, चाहे वो मनी के फॉर्म में है, चाहे वो बाटर के फॉर्म में है, सही में सारा एनर्जी का ट्रेड हो रहा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आप आसपास अगर देखेंगे, लाइट इज एनर्जी, राइट? करेक्ट। मोबाइल, उसमें सिग्नल आ रहा है, वो एक एनर्जी के थ्रू आ रहा है, एक सिग्नल। हर चीज़ एक एनर्जी है। वी आर एनर्जी, करेक्ट। वी कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू दैट एनर्जी। ओके। ठीक है, सन से भी एनर्जी आ रही है, हर जगह एनर्जी है। तो छोटा सा एग्जांपल, जब हम एनर्जी से ही सब कुछ कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम इतना सोर्सफुल, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग कर दें कि जो हम कहें वो एनर्जी करें, उससे सारे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वाह। आज तक मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी एनर्जी लगाई हो और काम ना हो। मैंने भी ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ हमारा फोकस जाता है वो चीज़ ग्रो होती है। अगर हम पौधे को पानी डालें तो ग्रो कर रहा है, अगर हम पौधे में पानी नहीं डालें तो वो ग्रो नहीं कर रहा। तो सेम केस विद एनर्जी। अगर सपोज अगर कोई ब्रेकअप हुआ किसी का, वो सारी एनर्जी उसमें डालता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ब्रेकअप, वो उतना दुखी होता जाता है। और वही सेम बंदा अगर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे एनर्जी डाले, वही बंदा अपनी लाइफ में ग्रो करता जाता है। तो बहुत पावरफुल चीज़ है कि अपने आप को चैनलाइज करना और अपनी प्रायोरिटी करना। हाँ, कि मुझे एनर्जी इस चीज़ में डालनी है, बाकी फॉलो करेंगे। अपना एक एग्जांपल शेयर करूँगा। तो मेरी एक हॉबी है, अपार्ट फ्रॉम माई वर्क, मैं कोई एक चीज़ पकड़ लेता हूँ जिसके एपिटोम में मुझे जाना है। जैसे परफ्यूम्स में घुस गया। ओके। कि मुझे परफ्यूम्स के एपिटोम में मुझे इनका सारा कुछ पता करना है, तो वो एक मेरा गोल बन गया। अपार्ट फ्रॉम माई बिजनेस वो अलग गोल्स हैं। ओके। एक खुद का गोल बन गया, हॉबी का गोल। तो कहते कोई शौक पाल लीजिए जिससे ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। उस तरह के शौक पालता हूँ। सही में सही। परफ्यूम्स में गया, वहाँ तक पहुँच गया जहाँ के एक तोला 10 ग्राम परफ्यूम 1 लाख का आया। एक तोला 1 लाख का? 1 लाख का। और परफ्यूम है, वो सोना नहीं है। सोना नहीं है? नहीं है। ओके। और दुबई से मिला वो परफ्यूम। लेकिन वहाँ तक पहुँच के जो मज़ा आया कि आई रीच द एपिटोम। ओके। फिर घड़ियों का शौक चले गया कि यार अब घड़ियाँ लेनी है। आप कह लीजिए सिटीजन या सोनाटा से शुरू किया, पहुँचते पहुँचते राडोज एंड ओमेगाज पे पहुँच गए। फिर कहा चल यार ये हो गया। फिर दूसरा, ये नहीं कि साइमल्टेनियस इधर घड़ी भी आ रही है, इधर परफ्यूम भी आ रहा है, इधर गाड़ी भी आ रही है। नो। ओके। प्रायोरिटाइज, एक प्रायोरिटी बना लो, उसका एपिटोम पहुँचो, ताकि उसके अंदर जो जो दिक्कतें आई, फायदे हुए या कुछ भी हुआ, आप उसके गुरु बन जाओ। जब कोई पूछे कि हाँ जी इसमें क्या करना है आपको, यार उस घड़ी में ये था, उसमें ये था, उसमें ये था। यू नो द पेडिग्री ऑफ ऑल द वॉचेस,
what to do, what not to do. Then you are successful. तो मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन है, जैसे आप किसी भी चीज़ के एपिटोम पे जा रहे हो, जैसे आप आपका कुछ पैशन है, आप उसको परस्यू कर रहे हो एंड आप उसके एपिटोम में पहुंच गए. इट कैन बी एक्स वाई जेड एनीथिंग. साथ में साथ आप अपना प्रोफेशन भी कर रहे हो. तो आपको कभी लगता है कि दोनों चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं? आप कैसे मैनेज करते हो दोनों को? So my profession is something which fuels my hobbies. ओके. So profession सबसे पहले आएगा. My first priority, ठीक है. that is profession. ठीक है. वो फ्यूल देता है हॉबी पूरी करने के लिए. ओके. तो हॉबी के लिए मैं उसको नहीं त्यागूंगा, वो पहले आएगा. काम पहले होगा. ठीक है. और काम में डिसिप्लिन रहेगा. जैसे हमारा काम चलता है 10:30 से 6:30, मंडे टू फ्राइडे, विच इज़ विद पब्लिक डीलिंग ऑल्सो. लेकिन बीइंग पैशनेट अबाउट माई वर्क, मुझे सैटरडे को करना मैं करूँगा, मुझे संडे को करना मुझे करूँगा. मुझे कोई डिलीवरीज देनी है मंडे को, हो सकता है मैं पूरी रात संडे जाग रहा हूँ. ओके. दैट इज़ माई फुटस्टेप्स ऑफ अ डक. ऊपर से डक शांत दिखेगी, नीचे से नहीं पता चलेगा. ओके. वो करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑडियंस बहुत बड़ी बात बोली सर ने कि जैसे मान लो कि हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके एपिटोम में जाना है, बट आपको अपना काम पहले अपने काम में एपिटोम में जाना है, उसके बाद आप उसके एपिटोम में पहुंच गए, देन अपनी आप हॉबीज़ भी परस्यू कर उसके एपिटोम में जाना है. मतलब कि एक सही डायरेक्शन में जाना है. मतलब कि अगर परफ्यूम का शौक़ है सर को, तो सर इज़ एबल टू मैनेज आवर प्रोफेशन एंड परफ्यूम बोथ द थिंग्स साइड बाय साइड. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे और साथ में परफ्यूम्स के एपिटोम में जाना शुरू कर दें. बिकॉज अगेन आई विल से हर चीज़ की एक कॉस्ट है. कॉस्ट है. उसको कॉस्ट को कैसे निकालो, वो तो देनी है. मीन्स 1 लाख रुपए तौले खा गए हो तो ऑब्वियसली मीन्स यू अर्न दैट. अर्नड. आप उस तक पहुंचे. बहुत अच्छा वर्ड आपने बोला. यू हैव टू अर्न. यस. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ यू हैव टू अर्न इट. यस. तो मैं आपकी लाइफ की जर्नी के थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा. तो आपका जैसे और है सर, यू आर रियली मोटिवेटेड, पॉजिटिव, बट हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन्स आते हैं. तो आपकी लाइफ में जैसे कभी भी कोई टफ टाइम आता है या अप डाउन आते हैं, आप कैसे मैनेज करते हो उन सब चीज़ों को? सो मेरा मेथड बहुत ईजी है. मैं आई गो टू अ टेम्पल कॉल्ड जयंती देवी मंदिर. ओके. मुलापुर गरीबदास में एक मंदिर है बहुत पुराना. और आप मानोगे नहीं, 10th तक मैं ऐसा आदमी था कि मैं भगवान को नहीं मानता था. मानता नहीं था, सोचो. मानते नहीं थे. और 10th में मैं पिकनिक के लिए जयंती देवी मंदिर गया हूँ, जहाँ से मैं, आप कह लीजिए 10th एंड टुडे इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग 25-26 ईयर्स डाउन दी लेन. हर महीने जा रहा हूँ वहीं पे. ओके. ऐसा फेथ. एंड आई ट्रूली बिलीव इन गॉड, ट्रूली बिलीव इन एनर्जीज, ट्रूली बिलीव इन एवरीथिंग. बट मतलब ये माइंड शिफ्ट और ये कैसे हुआ? आप कह लो 10th में मतलब उस टाइम क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, फलाने से लड़ाई होगी, है ना. 10th के बच्चों की यही होती हैं. सही में, सही में. पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, दोस्त भाग गया. तो उन सब प्रॉब्लम्स को लेके भी आप मंदिर में बैठे हो, पिकनिक मनाने गए हो जयंती देवी, एंड यू गेट सोल्यूशंस देयर आउट ऑफ नोवेयर. हवा में से सोल्यूशंस आ रहे हैं. ठीक है. मतलब क्यों? हम शांत हुए, हाँ जी. मन एकाग्र हुआ, अंदर से आवाज़ आई. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई एम प्रैक्टिसिंग टुडे ऑल्सो. अगर मैं कहीं पे भी परेशान हो गया या मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आई गो टू जयंती देवी टेम्पल, सिट देयर, रिलैक्स, अकेले में बैठूंगा. किसी के लिए हो सकता है सुखना लेक भी काम करे, किसी के लिए हो सकता है कि अपने घर का बेड़ा ही काम करे. बट आप शांति में बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो 2 घंटे, जो आपको आपके अंदर की आवाज़ आएगी, दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. और मिलती है, मुझे हमेशा मिली है. इसमें मैं कुछ एलैबोरेट करना चाहूँगा. तो जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया, मतलब कि मैंने भी नोटिस किया है आज के टाइम में ना एक्सटर्नल नॉइज़ बहुत ज़्यादा है. हमारे पास फ़ोन है, तो मीन्स हम एक चलती फिरती मुसीबत या फिर वो लेके घूम रहे हैं. अच्छी चीज़ भी है बट बुरी चीज़ भी है. अब मान लो मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मैं सत्संग जाता हूँ सुनने, कहीं भी जाता हूँ, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता. वो जो 1 घंटा होता है बिना फ़ोन के, मानो कि हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ हम इतने अपने दिमाग को फ्री रखते हैं, उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं. तो मैं सोचता हूँ क्यों अगर मेरे पास इस टाइम पेन और पेपर होता तो मैं लिखता जाता. और ये मैंने हैबिट अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी शुरू की है कि कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम बिना फ़ोन या बिना उसके बैठें. तो आई थिंक ये जो जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं हमारे पास में, हमारे ग्रैंडफादर्स या एंसेस्टर्स जिन्होंने बनाई हैं, इनका कोई रीज़न था. कुछ वैलिड रीज़न था. तो स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली हमारे रोल में कुछ ना कुछ ऐसा रोल
प्ले करती है कि हमें वो उन सब प्रॉब्लम्स में से निकालती है। तो अगर आपके जैसे आपने बोला आप गए थे, आप कुछ क्या हुआ उस टाइम, जैसे आप उस टाइम मंदिर में गए, क्या आपकी ऐसी प्रॉब्लम थी और आपको ऐसा क्या सोल्यूशन मिला उस टाइम? देखो मतलब टू बी ट्रू मुझे पूरा अच्छी तरह नहीं याद क्योंकि वो 10वीं थी, आज से 25-26 साल पहले। लेकिन कुछ मतलब मन विचलित था और वहाँ पे जाके बैठे कि यार ये क्यों हो गया, कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा। एंड आउट ऑफ नो वेयर द सोल्यूशन इज देयर इन योर माइंड, यार ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो मतलब वो बिकॉज वहाँ पे जाके हमारे पास कुछ नहीं है, ओके। हम साइलेंस में हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं। अपने आप से बात करनी बहुत ज़रूरी है। ओके। उसको एक और वर्ड मैं बोलता हूँ, ज़ीरो जोन। जीरो जोन। जब आप ज़ीरो जोन में चले जाओगे आपको सारी प्रॉब्लम्स के आंसर खुद मिलते हैं, अनलेस समबडी डजंट नो हाउ टू गो इनटू ज़ीरो जोन। वहाँ पे भी जाके वही थॉट्स चलते रहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, नहीं हो गया। ज़ीरो जोन में कुछ नहीं होगा, उसमें टाइम तो आएगा ही नहीं। तो जीरो जोन में कैसे जा सकते हैं हम? नो थॉट्स, नो थॉट्स। नो थॉट्स एट ऑल। बट You are just existing, you are a witness. You're sitting as a body, ओके। as a witness, looking around what is all happening around, ओके। but आपके माइंड में कोई थॉट ही नहीं है। ओके। ओवर थिंकिंग को वहाँ पे शट डाउन करना पड़ता है। जैसे आप कह लीजिए आप बैठे हैं, आराम करें, कहीं अकेले में बैठे हैं, सुखना लेक पे बैठे हैं, पानी देख रहे हैं, वेव्स आ रही हैं, जा रही हैं। अब एक बंदा तो सिर्फ रिलैक्स कर रहा है कि ठंडी हवा आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, दैट इज़ ज़ीरो। दूसरा देख रहा है यार ये वेव्स बड़ी आ रही हैं, आज छोटी नहीं आ रही। हो सकता है जो मून है वो कम है, मून से वेव्स बन रही हैं, हवा आ रही है, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। वो इन्जॉय नहीं कर रहा उसको, वो उसके अंदर घुस गया है। नहीं करना, आपने ज़ीरो में जाना है। नेचर ने सारी नियामतें जो बनाई हैं, आप कह लीजिए भगवान जी ने बनाई, नेचर ने हाँ बनाई, सही में। वो बंदे की इंजॉयमेंट के लिए बनाई है, ना कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए बनाई है। सही में। तो रिलैक्स होना लाइफ। मैं आपकी बात समझ गया। ज़ीरो थॉट जोन आपके अकॉर्डिंग है कि माइंडफुलनेस कि थॉट्स तो हम नहीं रोक सकते, बट उस टाइम जो है, आप मेरे Present सामने में। बैठे हो, आपने ये शर्ट पहनी है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रतन सोचे कि आपने ये क्यों नहीं पहना, वो क्यों नहीं बैठा, एंड उस मोमेंट को एंजॉय करना या फिर उस पर्टिकुलर ऑरा में रहना। एक्सेप्ट द थिंग्स द वे आर। ओके। बस उससे आगे नहीं सोचना, जाना नहीं, प्रेजेंट में जीना है। नो पास्ट, नो फ्यूचर, प्रेजेंट, एंजॉय इट। मतलब कि कहना बहुत आसान है इस बात को, बट करना बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसको, इस स्टेज में आने के लिए। अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मतलब कि मैं भी सोचता हूँ कि प्रेजेंट में रहना है, बट कोई ना कोई ऐसा थॉट आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि इंसान उन पैटर्न्स में चला जाता है। बोलते हैं कि अगर आप दुखी हो तो आप अपने पास्ट में हो, अगर आप टेंशन में हो तो आप अपने फ्यूचर में हो। प्रेजेंट में तो हम बहुत कम जी रहे हैं, और इसी पेंडुलम के चक्कर में हम मोस्ट ऑफ लाइफ अपने दुखी हो के निकाल देते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, लाइक मतलब कि अगर हम 50% भी ऐसे जी लिए, मेरे को लगता है कि हम 80 to 90% पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं। अगर हम 50% भी प्रेजेंट में जी लिए तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ अचीवमेंट होगा। तो कैसे, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? मैं आपको एक 94 ईयर्स के नोटरी साहब हुए हमारे कोर्ट में, आज की Okay. डेट में वो नहीं है, उन्होंने ये टिप मुझे दी थी एंड आई फॉलो इट। तो उनका नाम था कल्याण जी। कल्याण जी को मैंने बोला, मैं कहा कल्याण जी अब 94 के हैं, ओके। एक्टिवली काम कर रहे हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी, तो मुझे आप बताओ कि ये राज क्या है। वो राज आज मैं स्क्रीन पे सबको देता हूँ। सो वो राज है, कहते हैं कि हरी करी वरी, 3 चीज़ें लाइफ से निकाल दे। हरी करी वरी। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, कहते किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी, तो कोई नहीं लेट हो रहा, हरी नहीं करनी, आराम से अपना टाइम लो, आराम से करो, ठीक है, टेक योर टाइम। करी, जो आज के बाहर के खाने हैं या गलत खाना है जो सही भाव से नहीं बना, उसका इफ़ेक्ट हमारे थॉट्स पे जाता है, तो करी नहीं। सात्विक भोजन खाओ, बढ़िया भोजन खाओ, घर में बनाओ खाओ, या आउटलेट ऐसा ढूंढ लो, अगर आप घर पे कोई दिक्कत है, बाहर से ही खाना है, तो बड़े अच्छे भाव से बनाने वाले आउटलेट्स भी हैं, वो आउटलेट ढूंढ लो, ठीक है। करी वो वाली छोड़ दी हमने, हरी छोड़ी, करी छोड़ी, वरी छोड़ दी। कल क्या होगा, दैट इज़ वरी। ओके। एंड मैक्सिमम वरी हमें हमारी कंफर्ट दिलाती है,
अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आप कह लीजिए दिल में आया कि यार ऑडी लेनी है, ठीक है, या BMW लेनी है, मर्सिडीज़ लेनी है, मुझे एक वरी हो जाएगी कि मुझे वो लेनी है। उसके लिए एक्स्ट्रा काम हो सकता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास गैराज भी नहीं है घर पे, मुझे उसको रखने के लिए जगह भी नहीं है, उसको रखना आता भी नहीं है, फिर भी मुझे लेनी है क्योंकि मैंने कहीं से कंपेयर कर लिया, किसी को देख लिया, मैंने परचेज़ कर ली। अब नेक्स्ट डे उसके हेडलाइट चलनी बंद हो गई और मुझे हेडलाइट डलवानी है। मैंने ले तो ली थी, लेकिन हेडलाइट अब मुझे जब 1 लाख रुपए की डलवानी है वो ही मेरी वरी है। द चॉइसेस वी मेक आर द वरीज वी अंडरटेक। मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। कई बार हमें ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ लेते हैं अपने कंफर्ट के लिए, बट मेरे को लगता है कि हम अपने दुख बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने कुछ गाड़ी ले ली या घर ले लिया और अब लगता है अब तो चलो खुशी है, बट उस घर को मेंटेन करने का जो खर्चा है या गाड़ी को जो मेंटेन करने का खर्चा है, तो बट फिर ना लाइफ में 2 डिफरेंट पाथ आ जाते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं सक्सेस की और एक तरफ हम फिर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और उसकी। तो आई थिंक एक बैलेंस मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत ईजी ठीक है, बहुत ईजी है, ईजी हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, आप जैसे बताओगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमें एपिटोम में जाना है या सक्सेस में जाना है, बड़ा करना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम बड़ा करते हैं तो उसके हिसाब से हमारी टेंशन और वो भी बढ़ रही हैं। तो उस जर्नी में जाते हुए स्टिल हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर पाएँ और अपने आप को हम्बल डाउन रख पाएँ और एक ऐसे इंसान बन पाएँ जैसे आप हो, कि हम मतलब कि गॉड ओरिएंटेड फिगर भी हैं, मतलब कि हम भगवान से जुड़े भी हुए हैं, प्लस हम अपने काम भी कर्मास भी अच्छे से कर रहे हैं, प्लस हम भाव से भी कर रहे हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो लोगों के काम आ रहा है, कि हम अपने लिए अपने कंफर्ट के लिए नहीं कर रहे। तो कैसे हम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं? राइट। सो जो ये इंसान का जीवन है, जो भी हम जितनी भी आज तक आप कह लीजिए वेद, जितने गुरुओं ने बताया, या जितनी हमारी होली बुक्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, सब में लिखा हुआ है कि इंसान का जन्म हमें लास्ट में मिलता है। यस। 84 लाख जूनियाँ है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो 85 लाख भी हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इंसानी जन्म कहते हैं लास्ट में मिलता है, जिसमें कि हमारी सेंसेस पूरी हैं। बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, खाने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सारी सेंसेस पूरी होती है इंसान जन्म में। इससे पीछे के जितने जन्म हैं उनमें कोई ना कोई एक सेंस की कमी होगी, या विवेक की कमी होगी, या बोलने की कमी होगी। आप बिल्ली, डॉग, किसी को भी देख लीजिए, या अगर आप उनसे भी पीछे पहुंच जाएं, जर्म्स पे पहुंच जाएं, उनके पास ऑर्गन्स पूरे नहीं है। ठीक है, सही में संसर्ग पूरा संसार कर रहा है, लेकिन इंसान लास्ट में आया। अब इंसानी जीवन मिल गया, विवेक की शक्ति मिल गई। ओके, राइट। अब विवेक हमारे पास है, वो इसलिए दिया गया कि हम 2 लोगों की हित में लगाएं। हो गया उल्टा, हम अपनी हित में लगा रहे हैं सब कुछ। अब मैं लीगल प्रोफेशन को लेकर आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको सब समझ आ जाएगी। लीगल प्रोफेशन वाज डिजाइंड इन अ वे कि वी हैव टू हेल्प दी सोसाइटी। एनीबडी हु इज इन पेन, उसकी पेन रिलीव करनी है हमें। आप हाई कोर्ट के एडवोकेट्स को देखना है कि उन्होंने गाउन पहना होता है, गाउन के पीछे एक ना पॉकेट लटकती है। तो लीगल प्रोफेशन ऐसा था कि मुझे आपने इंसाफ दिलाया, मैं आपकी पिछली जेब में जो मर्जी डाल दूं, आपको दिखेगा भी नहीं, आप फीस तो मांग ही नहीं सकते। ओके, पीछे जेब में डाल दिया, खत्म। इट वॉज सच अ नोबल प्रोफेशन। आज भी वो जेब हर हाई कोर्ट के एडवोकेट के गाउन के पीछे लटक रही है, लेकिन उसको वो सिलाई मार के बंद कर दिया गया है। और आगे 6 जेबें लगा दी हैं, 2 नहीं 6 हैं। ऊपर कोट में 4, नीचे तो जेब में, एक हो सकता है शर्ट में 7वीं भी हो, और वो प्रोफेशन खराब हो गया। इसी तरह सारे प्रोफेशन है। स्टे नोबल, वी आर हेयर टू सर्व पीपल। आप सर्विस करते रहो, लोगों का हित करते रहो, बाकी सब कुछ अपने आप आता है। द बेस्ट लीडर इज अ बेस्ट सर्वेंट। तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। मनी इज मतलब कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, देन लाइक आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ही करोगे, लोग अपने आप घर से उठा के ले जाएंगे। ठीक, कोई ऐसा एग्जांपल आप शेयर करना चाहो किसी का, जो आपको लगता है कि जिन्होंने अपनी लाइफ ऐसे जी और उसके बाद उन्हें इतना मिला कि लाइक? यस, एक काफ़ी बड़ा नाम रहा है हमारे इकोसिस्टम में, चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी somebody who actually made the स्वराज ट्रैक्टर्स।
ही इज समबडी हु एक्चुअली मेड द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हियर. ओके. चंद्र मोहन जी आई थिंक वो भी 96 या 95 के आसपास गए हैं, बड़ी अच्छी जीवन जी के. चंद्र मोहन जी हमेशा उनका एटीट्यूड ये रहा है कि मुझे काम करना है यार, बाकी होता रहेगा. गवर्नमेंट्स उनको खुद उठा के लेके जाती थी कि चंद्र मोहन जी प्लीज़ आप चलो, ये काम आपने करना. इसी तरह लॉ फेटर्निटी में बालकृष्ण सर हुए हैं. ही वॉज सच ए हम्बल पर्सन और उन्होंने काम किया कि सर मैं काम कर रहा हूँ, बेटा तुसी भी काम करो, ओके. बाकी हो जाऊगा, काम करो अपना. और वो एक और बात बोलते थे जो मुझे हमेशा याद रहती है. कहते बेटा भगवान ने तेरे तो ये काम कराना है, तू हंस के कर या रो के कर, उन्हें तो तेरे तो कराना है. ਅੱਜ ਕਰਾਊਗਾ नहीं तो बार बार होगा, तू कहेंगे यार मैंने बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है. वो तेनों सिखाना चाहता है, ਅੱਜ कर लिया हंस के, कल दोबारा ये काम नहीं आएगा. दैट इज़ ट्रू. जो उसने कराना है. अगर आपके साथ कोई घटना बार बार हो रही है ना, दैट मीन्स आप उससे लेसन नहीं ले रहे. लेसन एक बारी ले लो, बस वो ख़त्म हो जाएगी. सही में. एंड इसमें मैं एक नाम और भी ऐड करना चाहूँगा, हमारे रिस्पेक्टफुली लेट श्री रतन टाटा जी. बिल्कुल. मीन्स जितने नोबल काम उन्होंने किए हैं एंड द काइंड ऑफ अ लेगेसी ही लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है. एंड स्टिल एट लाइक इतनी एज होने के बाद विल बी लाइक ही ऑलवेज कंसिडर वर्क एज अ वर्कशिप. एंड हमारा तो धरती मतलब भारत की ऐसी, आप कह लीजिए रतन टाटा जी होंगे. रतन टाटा जी, ठीक है. उसके बाद अब्दुल कलाम जी. अब्दुल कलाम जी, सही में. कहते हैं वो एक सूटकेस लेके गए थे, सूटकेस लेके वापस. सही में. अदरवाइज़ अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे लोकल MPs MLAs देखें तो उनके पास हो सकता है 100 किले ज़मीन हो. सही में. राइट. बट वो बंदे देखिए आप, कुछ भी नहीं. रतन जी हो गए, वो गए, असीम प्रेम जी, सारी दौलत इकट्ठी करके चैरिटी में दे दी. सही में. आपके वेदांता के अनिल अग्रवाल, सारी दौलत इकट्ठी करी, पूरा इतने एपिटोम पे चले गए. उसके बाद सारी चैरिटी में यूनिवर्सिटीज़ बना दो, हॉस्पिटल्स बना दो. मतलब कि लोगों को इतना इस लेवल तक पहुंचने के बाद सबको यही लगता है कि लाइक सर्विंग अ सोसाइटी दैट इज एक्चुअली व्हाई द इंसानी जन्म केम. ठीक है. तो मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि चूज़ योर इंस्पिरेशंस केयरफुली. आपको अब्दुल कलाम जी या फिर रतन टाटा जी जैसे लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनानी चाहिए, जिन्होंने लाइक सारी ज़िंदगी सर्व करने में लगा दी. बिकॉज आजकल हम इन्फ्लुएंस होते हैं उन लोगों से कि जो एक्चुअल में दे आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू, बट उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है या कुछ ऐसे ज़्यादा है, तो देन वी फील लाइक कि ऐसा काम या ऐसा प्रोफेशन करना चाहिए. ठीक है. सी मैं मतलब इसमें ऐड करूँगा, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडिया में बैठा हुआ बच्चा कहता है जी मैं तो जैसे आईफोन का मालिक है ना वैसा बनूंगा. यू टेल मी व्हाट चैरिटी दैट पर्सन डेड, मैं जान के नाम नहीं ले रहा. या किसी और जो आज की डेट में रिचेस्ट बंदा है हमारा, क्या चैरिटी है उनकी? गवर्नमेंट उनको फोर्स करके CSR करवाती है. सो वो अच्छे बिजनेसमैन है लेकिन अच्छे इंसान नहीं है. फॉलो द मेंटर्स ऑफ इंडिया, यू आर इन इंडिया. आप ग्लोबल जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उनको फॉलो ना करें. उनका सर्कमस्टांसेस, उनकी थिंकिंग, उनका सब कुछ डिफरेंट था. एंड इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बी अ बिजनेस पर्सन देन डू व्हाट यू वांट टू. बट अगर अच्छे इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेस की डेफिनेशन भी सबकी अलग है. सबकी अलग है. तो आप इंडियन मेंटर्स, इंडियन एपिटोम्स, उनको सेलेक्ट करके और उनकी तरह बनो. एंड बी नोबल. आई से बी नोबल है ना. मीन्स इंडिया में वो सब कुछ है. सब कुछ है. मैं वो माइंडसेट, वो उस काइंड की पर्सनैलिटीज, उस काइंड की माइंड, बस हम देख नहीं रहे, हम देख कहीं और रहे हैं. देख रहे हैं. सही में. तो स्पिरिचुअलिटी की जैसे हमने बात की, आपकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हो तो आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ चूज़ किया और आपको लगा हो कि गॉड हैज़ गिवन मी अ पाथ, भगवान ने ये मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है, कुछ ऐसा हो गया? मेरे साथ बहुत डिफरेंट हुआ था. आई डोंट नो व्हाई आई वाज चोजन बाय गॉड लाइक दिस. मुझे ना मतलब अपने आप इंट्यूशंस होने लग जाती थी चीज़ों की. दैट इज़ हाउ स्टार्टेड इनटू स्पिरिचुअलिटी. आप कह लीजिए जो अंदर की आवाज़ थी वो मेरे साथ बहुत बात करती थी. ओके. जैसे अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है, रिलेटिव्स में कोई गड़बड़ है, किसी की आप कह लीजिए डिमाइस होने वाली है या कुछ, पहले पता चल जाना. और घर में बता देना कि कुछ गड़बड़ है. तो उससे मुझे लगा कि यार ये किस तरह की पावर मेरे पास है, मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बाकियों को नहीं पता चल रहा. तो धीरे धीरे उसको फिर मेडिटेशन से स्पिरिचुअलिटी में देन ड्वेल करते रहे. बहुत लोगों से मिला, बहुत कुछ सुना, सीखा. इवन आप कह लीजिए जितने हमारे आप डेरे बने हुए हैं, yes. जितने भी,
मैं ऑलमोस्ट सब में जाके मैंने देखा है कि वहाँ पे क्या बात हो रही है, एंड अल्टीमेटली इट इज़ ओनली वननेस ऑफ परमात्मा, जिसकी आत्मा और अंश आपके अंदर ऑलरेडी है। तो बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। वाओ। सब कुछ अंदर है। मीन्स अगर हम अपने जितने भी होली बाइबल देख लें, अपने लाइक भगवत गीता को देख लें, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी को देख लें, या फिर हम अपने इस्लामिक बुक्स को देख लें, सब में सब एक ही बात बोली एक है। ही बात बोली। ओके। एक लाइट की बात करी गई है, जिसको हम बोलते हैं एक ओंकार, एक ओंकार। या मतलब ज्योति स्वरूप। हाँ जी। या अगर हम बॉडी में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर ना एक आत्माराम होता है, जिसमें आत्मा विराज करती है। वो भी वहाँ पे एक लाइट पे आ गया, एनर्जी पे आ गया। ओके। हर एक रिलीजन वहाँ पे जाकर रुक जाएगा। वो एक सोर्स, एक एनर्जी, वो परमात्मा की आत्मा है बस। सब एक है, बस हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। When a baby is born, there is no stamp. नो स्टैम्प। You have to tell him what religion he is. यस। He has no stamp. आप एक बच्चा हिंदू परिवार में पैदा करके पारसी परिवार में छोड़ाओ, जब वो बड़ा होगा वो पारसी होगा, लेकिन वो तो हिंदू पैदा हुआ था, क्योंकि देयर इज नो स्टैम्प, गॉड इज वन। सही में बहुत बहुत बड़ी बात है ये। उन सब लोगों को ये सुनना चाहिए जो कि रिलीजन के नाम पे लड़ाई करते हैं, या फिर वो हमारी डाइवर्जन हो रही है। बिकॉज एक किसी को मानना, वो हम एक्चुअल में, अगर मेरा मानना चाहिए कि जितने भी हमारे गुरुज हैं, सब कुछ है, ये तो हमें एक अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। कई बार हम ही भटक जाते हैं। तो जैसे सर आप लॉयर प्रोफेशन से हैं, तो मैं कुछ लीगल रिलेटेड आपसे कुछ सवाल जानना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लीगल राइट्स हैं हमारे, ऐसे कौन कौन से लीगल राइट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, या फिर बीइंग लिविंग इन इंडिया, कि जो हर किसी को काम आने हैं? श्योर। सो सी, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ, सो हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हर एक इंसान को, मैं इंसान बोलूँगा, उसमें मैं कैटेगराइज एज में नहीं करूँगा, जनरेशन्स में नहीं करूँगा, सबको जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पढ़ने चाहिए कि मेरे राइट्स क्या हैं यार, मुझे मिला क्या हुआ है। ओके। एंड नोबडी रीड्स इट, आई डोंट नो व्हाई। हमें गांधी जी का तिलस्मान तो एनसीईआरटी की बुक में मिल गया, हमें प्लेज भी मिल गया। आई सीरियसली अर्ज कि हमारे राइट्स हमें हर बुक में सबसे पहले मिलने चाहिए, नर्सरी में मिलना चाहिए कि बेटा तेरे पास ये तेरे राइट्स हैं। वो सारे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें कि ये मुझे राइट टू स्पीच है, मुझे राइट टू इक्वालिटी है, मुझे राइट टू लाइफ है, मुझे राइट टू ट्रेड है, मुझे हर चीज़ का एक राइट दिया है भारत के संविधान ने कि यार तू एक सिटीज़न है इंडिया का, तुझे ये सारे राइट्स मिले हैं। वाह। साथ में उसने ड्यूटीज़ दी हैं कि ये ड्यूटीज़ साथ में निभा लेना, बड़े अच्छे से राइट्स को एंजॉय करोगे। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगर किसी को अपने राइट्स के बारे में पढ़ना हो तो आजकल कॉन्स्टिट्यूशन तो गूगल पे डालें फंडामेंटल राइट्स, ओके, सामने खुल के आ जाएंगे। ठीक है। वैसे तो आजकल एआई का एरा है, चैट जीपीटी सब है, लोग चैट जीपीटी डाल सकते हैं। तो आई थिंक फंडामेंटल राइट्स सबको पता होने चाहिए। पता होना चाहिए। एक और चीज़, आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। यस। मीन्स आजकल ऐसे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। अगर किसी के साथ कोई भी किसी तरीके का साइबर क्राइम होता है, तो उस केस में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? कि हमें लाइक एज एक लॉयर के पास जाना चाहिए, एज ए पुलिस के पास जाना चाहिए हमें एक्चुअल में? बिकॉज साइबर क्राइम के ऊपर इतना कोई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी अभी बनी नहीं है। बाकी देशों में चलो ऑब्वियसली ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, हमारे यहाँ पे इतनी नहीं है। और साइबर क्राइम एक बहुत कॉमन हो गया है। अगर कुछ भी होता है तो उस केस में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? राइट। तो साइबर क्राइम का मैं आपको बताता हूँ, सिंस 2000 में ही आईटी का ज़्यादा प्रभाव आया। अभी 25 साल हुए हैं इंडिया के, तो हमारा साइबर डेवलप हो रहा था। अभी रिसेंटली डीपीडीसी आया है, दैट इज़ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड एक्ट। वो आ गया, साइबर एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है। अभी हमारा जो गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम है इतना अच्छा हो गया कि हमारे पास एक नेशनल साइबर क्राइम का एक पोर्टल है, आप गूगल कर सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। ओके। उसमें आपने अपनी ग्रीवियंस डालनी है और आपका सोल्यूशन 15 दिन के अंदर है। वाओ, इतना इजी हो गया? इतना ईजी हो गया। ओके। सेकेंडली, थिंग्स डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओके। अब आपको किसी ने अचानक ही, आप कह लीजिए कोई मालवेयर भेज दिया, तो उसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स अब बहुत अवेलेबल हैं, ईजिली अवेलेबल है। क्योंकि जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ जब आईटी आ चुका था, वो आज 25 साल का है। ओके। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द आईटी, और वो साइबर का सारा जानता है। अब उस टाइम में फिर वो 50 साल वाले को ना पकड़ना, उसको पकड़ना जो आईटी में ही हुआ है और किया उसने। साइबर के लॉयर्स हैं, साइबर लॉ एज अ सब्जेक्ट आप लॉ में पढ़ सकते हैं। आई डिड माई लॉ 17 ईयर्स बैक। 17 ईयर्स बैक मतलब 20 साल हो गए, 3 साल वो लगा लो।
20 साल पहले मैंने साइबर लॉ का सब्जेक्ट लिया था, अगर तब भी था, तब मैं पढ़ चुका हूँ, तो आज तो वो कहाँ पहुँच गया है। इट इज़ वेरी इजी नाउ। ओके। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, उस पर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो। ओके। साइबर लॉयर्स को पकड़ सकते हो। ओके। साइबर सिक्योरिटी वाले अलग अलग एजेंसीज हैं, उनको आप पकड़ सकते हो। वेरी इजी। ठीक है, तो साइबर क्राइम का आपने बहुत अच्छा बताया। अब मेरे पास ना कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल लेमैन है या फिर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है या फिर इलिटरेट हैं। एक लेमैन बंदा या फिर जो ऐसा बंदा जो बहुत, जिसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या फिर बहुत इलिटरेट है या फिर कुछ ऐसा है, उसको लॉ के बारे में कैसे पता चलेगा? श्योर। सो हमारा जो लॉ है वो इंटेंशन बेस्ड है। ओके। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी ने टक्कर मार दी, ठीक है, आपको पता ना आपके साथ गलत हुआ है, तो लॉ आपके साथ खड़ा है। ओके। सेम आप कह लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा मैं परसों का, स्क्रीन पे शेयर करना चाहूँगा। ओके। सो आई वेंट टू, किसी ने मुझे इनवाइट किया पार्टी के लिए, ठीक है, सेक्टर 26, नाम भी ले रहा हूँ, स्क्रीन पे ले रहा हूँ। वहाँ पे उनका एक मेन्यू था जिसके अकॉर्डिंग हमने चलो फ्रेश लाइम सोडाज एंड सब कुछ जो भी मंगाना था मंगा लिया। गॉट इट। जैसे ही वहाँ पे आप कह लीजिए 7 या 7:30 बजे उन्होंने वो मेन्यू उठा लिया और एक नया मेन्यू दे दिया जिसके प्राइसेस थे 4 गुना प्राइसेस, ठीक है। एंड वहाँ पे अंदर से आवाज़ क्या आई कि यार ये गलत है, ऐसे कैसे एकदम रेट बढ़ा दोगे। अब आप सोचो, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया ना कि यार ये तो गलत है, 7 बजे के पहले ये रेट है, 7 बजे के, ऐसे कैसे हो जाएगा। एक ही जगह वही सर्विस, वही वेटर्स, वही फूड, दैट इज़ रॉन्ग। करेक्ट। सो इसी तरह एक बंदा जो कोई भी उसको लगता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, तो लॉस के साथ खड़ा है। ओके। बस इतना देखना है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप पहचान पा रहे हो, ओके। तो लॉ आपके लिए है। दिस इज दैट सिंपल। सारा लॉ ही इवॉल्व ऐसे हुआ है। इसको बोलते हैं हम जूरिस्प्रूडेंस से लॉ इवॉल्व होना शुरू हुआ कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, मेरा ये राइट है और मुझे मिलना चाहिए। देखो, हमें ये तो पता चल गया हमारे साथ गलत हुआ है, बट जाना कहाँ पे उस केस में? लाइक शैल आई गो टू पुलिस या फिर मैं लॉयर के पास जाऊँ? डिपेंड्स। अगर आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी यानी कि बॉडी को रिलेशन में लेके हुई है, जैसे आपके साथ मारपीट हुई है या कुछ है ना, रिलेशन टू बॉडी के लिए, फिजिकल फोर्स, देन इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। ओके। वो पुलिस के पास जाएगा। गॉट इट। जो आपकी किसी ने सैलरी मार ली, ओके, सरकार ने पैसा नहीं दिया, आपका बनता था, या किसी ने आपका कोई हक मान लिया, छीन लिया, दैट इज सिविल लॉ। फिर आप एडवोकेट के पास जाओ। क्रिमिनल लॉ में भी जब आप पुलिस के पास गए, उसके बाद फिर लॉयर्स का काम आएगा, ज़रूर आएगा, बट फर्स्ट थिंग विल बी पुलिस। गॉट इट। बट आज फिर भी बहुत सारे लोग डरते हैं, और इसी रीज़न करके वो अपना लॉ को यूज़ नहीं करते और दब के कोई दबाता है और कुछ लोग दब के बैठ जाते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लाइक ऑडियंस को? लाइक कभी देखो, जो आज की डेट में ना क्राइम क्यों बढ़ रहा है, वो इसी कारण बढ़ रहा है। अच्छे लीडर्स क्यों नहीं आ रहे? जो सही अच्छा बंदा वो कहता है मैंने क्या लेना है या मैं की लेना, सही में है ना। नहीं, वोट भी डालो, सही बंदे को डालो, निकलो घर से और अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़ो। ओके। हमेशा जो आपको लगता है सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, अंदर जहन से बात जाएगी। ठीक है। एक तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। यस। और अगर हमें लग रहा है सही है या गलत है, तो हमें लॉ हमारे लिए ही बने और हमें यूज़ करना चाहिए। चूज़ करना जैसे ही करना सपोज है। हम एक घर भी खरीद रहे हैं, हाँ। तो हम उसको रजिस्ट्री कराते हैं, बयाना कराते हैं, बिकॉज हम एक लॉ को बीच में लेके आ रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो लॉ बैठा है। अगर हमने किसी बिना रजिस्ट्री कराए, बिना बयाना कराए, हमने किसी को पैसे दे दिए और बोला कि घर मेरा हो गया, और उसने बाद में कुछ हमारे साथ गड़बड़ होगी, तो लॉ को हमने बीच में नहीं लाए, तो हमारे साथ ऑब्वियसली गलत होगा। ठीक है। और सर मीन्स बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने, एंड इस कन्वर्सेशन को मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि हमने मोटिवेशन, आपने डिस्कस किया मोटिवेशन के रिगार्डिंग, आपने लीगल के रिगार्डिंग डिस्कस किया, हमने स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग डिस्कस किया। तो अगर इन सब चीज़ों को बैलेंस लेके हमने लाइफ में चलना है, तो एक मीनिंगफुल लाइफ हम कैसे जी सकते हैं? एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? और आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा मैटर करता है? ज़्यादा सक्सेसफुल होना क्या है एक सक्सेस की डेफिनेशन? कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा मीनिंगफुल का क्या मतलब है? क्या आप ऑडियंस को बताना चाहोगे? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि दोबारा वहीं से शुरू करूंगा
जो बिग डेटा चल रहा है आज की डेट में, उसमें बोलते हैं कि लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, अपना एक पर्पस बनाओ। ओके दैट इज रॉन्ग। लाइफ का एज सच देयर इज नो पर्पस। ओके द ओरिजिनल पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। हमें प्रेजेंट में उसको जीना है, ओके और एंड में हमारी आत्मा इतनी शुद्ध हो कि परमात्मा से मिल जाए। ठीक है। दैट इज द ओनली पर्पस। एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज द ओनली पर्पस। ओके, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव द लाइफ इटसेल्फ, ओके। and in such a way that your soul remains pure and ready to merge into the Almighty. वाओ। बस ये पर्पस है असली। अब सक्सेस पे चलते हैं, या लाइफ को कैसे जीना है, या मीनिंगफुल कैसे हो। आप सुबह उठो, भगवान को थैंक यू करो, डिसिप्लिन में जाओ, अपने माता पिता या अपने वाइफ बच्चे उनकी जाके शक्ल देखो। बहुत इजी तरीके में बता रहा हूँ। अगर वो आपको देख के खुश हैं तो मतलब आप लाइफ मीनिंगफुल जी रहे हो और सही जी रहे हो। अगर आपको देखते ही उनका मुंह इधर हो गया, या आपको डांट पड़ रही है या कुछ, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज चैरिटी ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। अगर आपके घर वाले ही नहीं खुश तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। आपने घर वाले खुश कर लिया, आप बाहर देखो आपके नेबर्स आपसे खुश हैं कि नहीं। आपका वातावरण, आपके स्ट्रे डॉग्स, आपकी स्ट्रे कैट्स, इवन मैं कहूँगा बर्ड्स आपसे खुश हैं कि नहीं। उनके लिए आपने पानी का प्याला रखा है कि नहीं गर्मी में। दैट इज़ अ सक्सेसफुल लाइफ। अगर आप सबको अपने आसपास खुश रख पा रहे हो, खुद खुश हो कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हो आप, फुली सक्सेसफुल, कंटेंटेड। और वो कोई पैसा नहीं खरीद के देगा, वो कोई काम नहीं लेके देगा, वो अंदर से हैप्पीनेस आएगी जब आप कंटेंटेड हो जाओगे कि आई एम सक्सेसफुल यार, आई हैव डन एवरीथिंग, मेरे से सारे खुश हैं। तो इस बात को मैं अगर अपनी समझ के हिसाब से बोलूँ तो आप कह रहे हो कि लाइफ में पर्पस नहीं होना चाहिए। तो हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते ऑडियंस को। लाइफ में पर्पस, लाइफ जीना ही एक पर्पस है। Exactly. आप अगर घर से काम कर रहे हो वो एक लाइफ का पर्पस है, वो मेरे आप मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो, आप अपना पैशन ढूंढ रहे हो। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं तो हम काम ही क्यों करें, तो उनको हम बोलना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हो वो एक आपकी लाइफ का एक पार्ट है। अगर आप वो काम कर रहे हो तो आप मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो, तो आप तभी खुश हो। देखो, काम आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपने पर्पसेस को फ्यूल कर सको, राइट। और वो आप कर रहे हो अपने पैशन से, जो आपको अच्छा लगता है। अब लोग वो भी हैं, मैं बोलूँगा, फादर ने बोला MCA कर ले बेटे, कंप्यूटर का आज की डेट में बड़ा अच्छा चल रहा है, MCA कर। बच्चे को नहीं करनी थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना। या एक बंदा है, उसकी सिलेक्शन बैंक में हो गई, था वो डेंटल डॉक्टर, बैंक में बैठा ट्रेजरी के वो फॉर्म्स भर रहा है, दिल में फिर चल रहा है यार मैं तो यार लोगों के दांत स्माइल अच्छी करनी थी। दैट इज़ रॉन्ग। नहीं, छोड़ो उस चीज़ को, तोड़ दो। आप अपना पैशन फॉलो करो, लोगों की सर्विस करो, मनी से आपकी कॉस्टिंग आएगी, फ्यूल बाय प्रोडक्ट आएगा, उससे आप अपने शौक भी पूरे करोगे। लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है, शांति, कामनेस, एकांत, आत्मा की तृप्ति, उस तक पहुंचो और सुखी जीवन जी के अपना एक एग्जाम्पल बन के लाइफ में चले जाओ कि यार वो बंदा जिया था, हम तो घूम रहे। सही में आपने लाइक, अगर हम जब जाएं छोड़ के तो वैसे जाएं कि मज़ा आ गया, हमने अच्छे से जिया, कि जिए थे हम। हाँ जिए थे, कि एक्चुअल में जिए थे। कुछ होते ना आजकल लोग मर मर के जीते हैं, हम जी के जिए थे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम रैप अप करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइसेस, एंड इन सबको मैं ही बाकी लोग भी डेफिनेटली जीवन में उतारेंगे। एंड आई थिंक बहुत डीप बातें हैं एंड बहुत ही मीनिंगफुल बातें हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी।